दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत्से। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी पर आज मिलने जा रहे हैं महाराष्ट्र राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़। जी हां, वर्षाताई गायकवाड़ एक ऐसी महिला है जो शिक्षा मंत्री बनने के बाद में महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश की वो अध्यक्ष है और समाज में कुछ बदलाव लाना चाहिए। राजनीति अलग बात है, लेकिन समाज के लिए कुछ करना चाहिए, ये उनके दिल में बहुत महिलाओं के लिए प्यार है और उनके उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ से मिलते हैं। जय भीम ताई। जय भीम ताई। सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे से स्वागत करता हूं। और एक शिक्षा मंत्री बनने के बावजूद आप जो महिलाओं के लिए काम करती है, शिक्षा मंत्री तो है आप, लेकिन इनके माध्यम से महिला के उत्थान के लिए जो सावित्री माई का जो कार्य है, रमा माता का जो कार्य है, ये इनके कार्य को आप बढ़ावा देती है। तो सबसे पहले हम आपका, हमारा चैनल जो है पूरे देश में जाता है मैडम, तो सबसे पहले आपका परिचय दें। मैं वर्षा एकनाथ गायकवाड़ हूँ। बाबा साहब के विचारों के अनुयायी हूँ और जैसा आपने कहा, मैं चौथी बार जो है वो धारावी की विधानसभा से चुन के आई हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हूँ, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा हूँ। 2 विभाग की मैं मंत्री रह चुकी हूँ, एक शालेय शिक्षण विभाग और दूसरा महिला बाल विकास विभाग की पास्ट में। और जैसा आपने कहा कि क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले हो या त्यागमूर्ति माता रमाई हो, इनके आदर्शों पे, इनके विचारों पे चलने का काम करती हूँ। अपनी प्रेरणा स्रोत में जो है वो राजमाता जिजाऊ को समझती हूँ और बिल्कुल जब काम करती हूँ तो यही सोच के चलती हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें विचार दिए हैं, जो संघर्ष की शुरुआत उन्होंने की है, उसको हम कायम रखें और उनके विचारों के ऊपर, उनके जो सोच के ऊपर जो हमारी पूरा ज़िंदगी का, क्योंकि मेरे फादर जो है वो हमेशा ही हमको वही विचार, चाहे वो तथागत के रहे, चाहे वो बाबा साहब के रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज के रहे, इस समाज सुधारकों के विचारों से हमारा जो महाराष्ट्र बना है, महापुरुषों के विचारों से जो हमारा महाराष्ट्र बना है, हमें बचपन से ही हमारे पिताजी ने उसके बारे में जो है वो सिखाया था। और मुझे लगता है वो हमारे कहीं ना कहीं अभी इतना हो गया कि हमारे खून में वो विचारधारा है और यही मेरी पहचान है। जी ताई, धारावी क्षेत्र जो जहाँ से आप 4 बार चुनकर आई है, इनके पुनर्वसन के लिए आपने क्या काम किया वहाँ का? देखिए, धारावी पुनर्वसन योजना की शुरुआत हमने की, लेकिन आज हम देख रहे हैं जैसे सरकार बदल गई है, कहीं ना कहीं हमारे धारावी के लोगों के ऊपर के बारे में न सोचते हुए आज विकास के बारे में ज़्यादा सोचने का काम ये सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं 14 से, उनका जो प्यार है, उनका जो स्नेह है, उनकी जो दोस्ती है वो अडानी जी से है। अच्छा। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं वो जो भी चीज़ दिखती है वो उनको अडानी को देने का एक मन प्रयास होता है। प्रयास नहीं, वो तो कोशिश होती है, पूरी तरह से दिया जाता है। अच्छा। उनको एयरपोर्ट अच्छे लगे एयरपोर्ट दे दो, उनको कोल के माइन अच्छे लगे कोल के माइन दे दो, उनको डिफेंस देना है तो मतलब जो क्षेत्र में उनका कभी काम भी नहीं रह चुका वो क्षेत्र भी उनको दे दो। तो अभी वो नए नए रियल इस्टेट में आए हैं, पावर छोड़ के, पावर तो है ही उनके पास, लेकिन रियल इस्टेट में आए हैं। तो अभी रियल इस्टेट में आए हैं, तब से उनका ध्यान मुंबई पे आ गया। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई का हार्ट जो है वो धारावी है। 550 एकड़ की ज़मीन है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे परसों एयरपोर्ट के लोग आए थे कि जीवीके से एयरपोर्ट ले लिया, उसके बाद पुराने एयरपोर्ट की ज़मीन ले ली, अब एयरपोर्ट वसाहत के ऊपर 250 एकड़ के ज़मीन पे भी उनका ध्यान है। तो अभी क्या हो गया, मुंबई में जितनी भी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं उसके ऊपर सिर्फ ध्यान अडानी जी का है, मतलब मोदी जी का है। हम तो पर्याय से कहते हैं कि दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही है। तो दोनों का ध्यान ये जमीनों पे है। हमारा कहना है कि आप जमीनों पे ध्यान मत दीजिए, आप वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए, वहाँ की जनता की सुविधाओं के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जब एक बड़ा भ्रष्टाचार, एक बड़ा पटारा खोल रहे धारावी के माध्यम से मुंबई का मोनोपोली देने का काम कर रहे हैं अडानी को, तो हम अडानी के लिए डेवलपमेंट नहीं कर रहे। अडानी ऑलरेडी मोदी साहब के आने से बहुत डेवलप्ड हो गए हैं। जो आदमी 600 नंबर पे था वो दूसरे नंबर तक लाने का काम हो गया मोदी जी के राज में। तो उनका तो बहुत डेवलपमेंट हो गया। हम डेवलपमेंट लोगों की बात करें धारावी के, जो रेलवे के इधर रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, पानी के लाइन पे रहते हैं, बड़े सोसाइटी में रहते हैं, कुंभारवाड़ा में रहते हैं, ऐसे लोगों की बात हम धारावी के लिए कर रहे हैं। लेकिन इनके पास वो फुर्सत नहीं है कि वो धारावी के लोगों के पास बैठे, धारावी के लोगों की समस्या जाने और धारावी के बारे में बात करें।
उनको ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि हमारा बीकेसी कैसा आगे डेवलप्ड होकर धारावी में आ जाएगा। तो ये बीकेसी नहीं है, धारावी में अलग धारावी है, क्योंकि धारावी के लोगों की वजह से बनी है। धारावी एक बिगेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है। 100 करोड़ से ज़्यादा जो है वो पैसा धारावी अपना इसको देती है, सरकार को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और केंद्र के सरकार को रेवेन्यू देती है। तो ऐसे समय में जहाँ धारावी में हर जात धर्म के लोग रहते हैं, धारावी बिगेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, तो धारावी का इंपॉर्टेंस धारावी रहने दीजिए। आप उसको एक्सटेंशन ऑफ बीकेसी मत बनाइए। क्योंकि आपके दोस्त को फायदा करना है, इसलिए कमर्शियल में उसको फायदा देना, टीडीआर में उसको 40% मुंबई के हर बिल्डर ने उससे खरीदी करना, ये तो देश के संविधान ने नहीं दिया है ना। देश के संविधान कहता है कि किसी को कि आप एक इंसान को मोनोपोली दीजिए। देश का संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार होना चाहिए। बराबर है ना। ये हमने तो देश का संविधान को मानने का काम किया है बचपन से, जो समता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र सिखाता है। अगर आप समता नहीं रखोगे, आप एक आदमी के लिए पूरा मुंबई को लगाओगे क्योंकि वो आपका दोस्त है, आपका स्नेही है, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये देश में ये सोचना पड़ेगा कि हमारा विकास चाहिए, हमें अडानी का विकास नहीं चाहिए। जी ताई, 2014 की बात आपने निकाली है, तब से लेकर अब तक जो लोकतंत्र है ये खतरे में आता है कि क्या? ऐसी लोगों में चर्चा है, इस बारे में क्या कहिए आप? खतरे में आता है क्या? खतरे में आ चुका है। जी मैं तो सबको कह रही हूँ कि 2024 की लड़ाई ये देश की लड़ाई है जी। ये किसी समाज की, जात की, धर्म की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि 2014 के बाद से जिस सत्ता में बैठे उनकी सोच ही हेगड़ेवार और गौरवंकर गुरुजी की होगी, तो क्या आप क्या सोच रहे हो कि वो क्या समझ सकते हैं? जी। जब से वो आए हैं मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं, बाहर जाते हैं देश के तो तथागत की बात करेंगे, देश के प्राइम मिनिस्टर महात्मा गांधी जी की बात करेंगे, लेकिन देश में जब आते हैं, जब परसों नागपुर में घटना हुई, जब एक लड़के को मारा गया, जैसे हम देखते हैं कि खाना किस लिए इस करके केस करके लोगों को होता है, जब उना होता है, जब हाथरस होता है, कई महाराष्ट्र में भी घटनाएं हो सकती है ना, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी कि ये सब घटनाएं जब होती है, मणिपुर होता है, देश के प्राइम मिनिस्टर चुप्पी साध लेते हैं। जी। एक जगह पे वो कहते हैं कि नहीं हम महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचार पे चलते हैं, भारगांव में गए तो कहते हैं, लेकिन जहां तक बात आती है उन्हीं के लोग महात्मा गांधी जी को नाम रखने का काम करते हैं, उनकी खूनी की वाह करते हैं, हत्यारे की वाह करते हैं, तो क्यों नहीं मोदी जी उनके ऊपर एक्शन लेते हैं? महाराष्ट्र में आपको पता है, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेती हूँ ना क्योंकि मैं उनको बनाना चाहती, लेकिन वो गोडसे की बात करते हैं। गोडसे के कितने फॉलोअर है, बड़े नाटक चलते हैं, उनको कौन सपोर्ट करता है? जो आदमी कहता है कि मैं देश के झंडे को नहीं मानता, मैं 15 अगस्त को नहीं मानता, जो मैं राष्ट्रध्वज को नहीं मानता, उसको तो 2 गाड़ियां प्रोटेक्शन में दी जाती है महाराष्ट्र में। जी। कौन है ये मनोहर कुलकर्णी, संभाजी भिड़े, और क्यों इनको इतना प्रोटेक्शन दिया जाता है? जो देश के ध्वज को भी नहीं मानते उस इंसान को आप, और आजकल राष्ट्र क्या बोलते हैं, वाद की बहुत बड़ी चर्चा होती है। जी। और जो बात कुछ अलग करे तो उसको राष्ट्रद्रोही कहने का एक नया तंत्र चालू है महाराष्ट्र में और देश में, हम देख रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं। और मैं उनको कहना चाहती हूँ कि देश की स्वतंत्रता में जिन्होंने जान दी, जिन्होंने जेल काटी, जिन्होंने खून बहाया, उनके हम वंशज हैं। जी। जिन्होंने देश का संविधान बनाया, उनके हम वंशज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को उनके सर्टिफिकेशन की जरूरत है कि कौन क्या है और क्या नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया है ना कि मैं देख रही हूँ कि देश के संसद में, जहां हम समझते हैं कि सबसे हमारे लिए पवन जगह का है देश का संसद, लेकिन जब आपने इवेंट करके एक नया संसद भवन बनाया, आपने उस दिन जो प्रीएम्बल की कॉपी बांटी, उद्देशिका की कॉपी बांटी संविधान की, उसमें आपने 2 शब्द निकाल दिए। फिर आपका एक आर्थिक मसूदाकार कहता है कि 50 साल हो गए, अभी नवीन संविधान की बात करनी चाहिए। उसके ऊपर भी मोदी जी कुछ नहीं कहते, चुप्पी साध लेते। मैंने आरएसएस का एक देखा कि एक चिटकी मार के रखने का और उसके ऊपर रिएक्शन देखने का, फिर उसके ऊपर काम करने का। तो आपके अगर सलाहकार कुछ कह रहे हैं और आपके सलाहकार है देश के प्राइम मिनिस्टर जी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया? आपके संसद में आपका एक खासदार सामने वाले खासदार को जात के ऊपर बात करता है, आप उसको प्रमोशन देते हो। आपने उसको निकाल के दम देना चाहिए था। बराबर, क्योंकि संसद जहाँ पे एक पवित्र, वहाँ पे सब यही लेते हैं शपथ कि हम भारत के नागरिक हैं और हम इस देश को आगे लेके जाने का काम करेंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कहा था, मैं प्रथमता भारतीय हूँ, द्वितीयता भारतीय हूँ, अंततः भारतीय रहूंगा, और इस देश के किसी भी इतिहास में हमारा नाम विध्वंसक बन के नहीं आएगा। तो ये हम देश के फॉलो करने वाले लोग हैं। तो आपको भी ये, जब संविधान की शपथ आप लेते हो ना, जब आप जाते हो देश के प्राइम मिनिस्टर बन के, जिसका आपने शपथ लिया है ना, मैं किसी की ममत्व की भावना रखूंगा ना किसी, तो आप ये अपने हित में काम करूंगा, आपके व्यक्तिमत्व में लाइए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए,
चाहिए। आप किसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं सब सरकारी यंत्रणा विरोधक के पीछे लगती है। बराबर है, बराबर। आपने तो वो चौकट भी बंद कर दी है। पहले ऐसा था कि ब्यूरोक्रेसी अलग, हाँ, ये सरकारी यंत्रणाएं अलग, कोर्ट अलग, जी जी, बराबर, लोक मतलब क्या बोलते हैं, लोक प्रतिनिधि अलग। अब तो ऐसा हो गया है। और मीडिया को तो क्या है, अभी आपको तो आप तो मीडिया खुद चलाते हैं, जी 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 जी, आपको तो सबसे अच्छा पता है कि क्या चल रहा है मीडिया में। आजकल ऐसा हो गया कि कोई घटना होती है तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है, लेकिन कोई चीज होती है तो उसके ऊपर ज्यादा चर्चा कराते हैं, ड्रेस के ऊपर, गाने के ऊपर, इसी पे हम अरे महंगाई पे बोलिए भाई साहब, बेरोजगारी पे बोलिए, देश में इतना असंतोष फैला है उसके ऊपर बोलिए। जी 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 जी, ये मुद्दे तो हमारे कहीं रह गए ना। सामाजिक सलूके पे बोलिए, इस पे ऊपर तो हमारी चर्चा ही नहीं होती। जी जी जी। तय अभी जो 5 क्षेत्र के राज्य के जो चुनाव हुए हैं, इसके अंदर पूरी तरह से कांग्रेस की पीछेहट हुई है, क्या कारण हो सकता है? हालांकि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी। नहीं, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा कैसे, मुझे लगता है कि चाहे वो महाराष्ट्र में आपने देखी होगी या तेलंगाना में या जहाँ जहाँ गई, वहाँ पे बहुत अच्छा लोगों का प्रतिसाद रहा। जी। जहाँ तक आप रिजल्ट की बात करें, मैं आज सुबह ही राजस्थान का एनालिसिस देख रही थी। अच्छा। और मैंने देखा कि कम से कम 60 सीटें हम लोग 5% के वोट के नीचे से वोटों में से हार गए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, राजनीति में हार जीत तो बिल्कुल लगी रहती है। जी जी, उसमें डिमोरलाइज होने की भी जरूरत नहीं, ज़्यादा खुशियाँ मनाने की भी जरूरत नहीं होती है। मेहनत करने की ज़रूरत होती है, उसको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत होती है। और हमें अभी ये करना पड़ेगा कि संगठन ऐसा है कि बीजेपी की सिर्फ एक बीजेपी नहीं काम करती, उनकी आरएसएस काम करती है, उनकी विश्व हिंदू परिषद काम करती है, ऐसे उनकी 200 संगठनाएं, सनातन है, अच्छा, बजरंग दल है, ऐसे बहुत उनकी संगठनाएं जो काम करती है जाके लोगों से मिलने का। और दूसरा यह है कि कहीं ना कहीं लोगों में जो विचार, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि उनका पन्ना प्रमुख की जो है, हमें संगठन पे ध्यान हमें इसलिए देना पड़ेगा। और दूसरा उनका सबसे बड़ी बात अगर कुछ है तो वो एक प्रोपोगंडा तैयार करते हैं। तो ऐसा है कि इस बार मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं भी कई जगह पे, मैं तेलंगाना में थी, अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लोगों में परिवर्तन की भावना थी। आप देखिए, आप महाराष्ट्र में टीवी देख रहे होंगे उस दिन, जिस दिन निकाल लगा, हाँ। आप बोलिए मुझे सर्वसामान्य आदमी का, किसी का खुशी का आपको एक वीडियो वहां पे आया क्या? अगर बीजेपी के नेताओं को देखेंगे उनके सिवा मुझे बताइए किसी का वीडियो आया? अच्छा। तो मतलब लोगों में, आम जनता में को तो खुशी नहीं हुई। इसका मतलब आप जनता चाहती थी कि बदलाव हो। जी जी जी। सब लोग जो मेरे से मिलने आए लोग, तो मुझे लोग कहते कि ताई क्यों, मैं अभी घूम रही हूँ रास्ते में तो लोग मुझे कह रहे कि अरे आप और मेहनत कीजिए। अगर लोगों में ये भावना होगी तो हम भी ये समझ रहे हैं। और जितना हमारा एनालिसिस आया है, हमारे वोट परसेंट तो कहीं कम नहीं हुए। जी 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 जी, हमारे वोट परसेंट उतने ही है। जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अभी ये मेरा सबसे हाथ जोड़ के कहना, इसीलिए मैंने कहा कि ये लड़ाई जो है वो देश की लड़ाई है। क्या होता है, जैसे हमारे इमरान भाई ने एक ट्वीट करके कहा है कि कल एक महाराज का बहुत दिन भर वीडियो घूम रहा था। अच्छा। हाँ, उनको वो जीते जितने वोट से उससे ज्यादा वोट तो एमआईएम ने पाए हैं, पर एमआईएम जीती नहीं है। वो 800 वोट से 800 वोट के इसमें जीते। मेरा कहना क्या है, हमारे जो वोट काटने वाले हैं वो जीत रहे तो उनको बिल्कुल जीतना चाहिए, लेकिन वो जीतते भी नहीं है और काट के वोट किसको और फायदा हो जाता है। ये कहीं ना कहीं हमें आज सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। जी, जी, और इससे ज्यादा मैं कहूंगी भाजपा वर्सेस भी देश को होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनका काम चल रहा है। भाई साहब, आप चैनल चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, आज तक हमारे को सामाजिक न्याय मंत्री मिला नहीं, आज तक हमारी योजनाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, दिन ब दिन कॉन्ट्रैक्ट पद्धति ला रहे हैं। किस चीजों के लिए हो रहा है? और जब से मैं देखती हूँ कि एक दो पार्टियों को तोड़ने का, ये कौन सी, ये बाबा साहब की तो संकल्पना नहीं है। जी जी जी। चुनाव आयोग, एक चीज मोदी जी बोलते हैं उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई होती नहीं। इलेक्शन के दिन कमल पहन के जाते हैं, उस दिन कार्रवाई होती नहीं। लेकिन अगर आप कुछ बोलेंगे तो उस दिन आपको नोटिस आ जाएगा, आप पे ऊपर कार्रवाई होगी। जी जी जी। तो ये तो मतलब सरासर आप सरकारी यंत्रणाओं का दुरुपयोग है। और अगर यही चलता रहेगा आने वाले दिनों तक, तो लोकशाही कहाँ रह जाएगी, संविधान कहाँ रह जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक मूल्य खतरे में। और अभी हमको ये समझना पड़ेगा, ये लड़ाई में, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी लड़ाई है और ये देश की लड़ाई है। जी, ताई, इसके अंदर ईवीएम जो मशीन है, इसका खेल हो सकता है क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने मेरे परसों के भी वीडियो में जिस दिन उस दिन मैंने कहा था कि मेरे दोस्त ने 2 दिन पहले, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नहीं, उससे 2 दिन पहले कहा था, जिस दिन वोटिंग हुई थी, कि उनके एरिया में उसकी मशीन जो थी वो सील नहीं थी ईवीएम की। अच्छा। और उनके कार्यकर्ता जो अंदर बैठा था बूथ के अंदर, उसने उसको उस अधिकारी को दिखाया कि भैया मशीन तो पहले से चल रही है, जब मैं आया सुबह तो उसको सील ही नहीं है। जी जी। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर बारंबार डाउट किए जाते हैं। तो एक बार विदाउट मशीन का भी इलेक्शन करके देख लेना। अगर भाजपा को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो एक बार देख ले इलेक्शन करके। जी जी। जब वो कहते हैं ना कि हम जीत रहे हम इतना कल,
जश्न मनाया। हाँ बिल्कुल, मैं तो देख रही थी पहले राजस्थान में किसी और का चेहरा था, फिर जैसे हो गया तो अलग चेहरा आ गया। तो मैं एक राजनीति में समझ चुकी हूँ कि हर चीज में चेहरा लेके आना और हर चीज में ये दिखाना कि तो एक बार ले लीजिए, इतना हिम्मत है तो ले लीजिए बैलेट पे भी, हम भी तैयार हैं बैलेट पे लेने के लिए। जी जी जी। ताई, इस देश के अंदर जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, इस संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है और कोई कोई लोग तो बोल रहे हैं कि संविधान बदलने की भाषा भी कर रहे हैं। तो एक पूर्व मंत्री बोलकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश का संविधान सर्वोत्कृष्ट संविधान ही है, हम नहीं कह रही, पूरी दुनिया कह रही जी। क्योंकि राज्य भी बदल गए तो राज्य सुरक्षित करने का, अगर मोदी जी बैठे इसमें सीट के ऊपर तो भी देश के संविधान की वजह से बैठे हैं जी। ये तो देश का संविधान का बड़ापन मानना पड़ेगा ना। हाँ। भाजपा को ये इसलिए नहीं मानना पड़ रहा है क्योंकि वो मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस मनुस्मृति को मानती है। जो मनुस्मृति को मानेगा वो देश के संविधान को कैसे मानेगा? क्योंकि मनुस्मृति में तो किसने क्या करना चाहिए तो लिख के दिया है। संविधान ने कहा है कि सबको समान मिलना चाहिए, बराबर, समान न्याय हो, स्वातंत्र हो, सब चीजों में, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक को, सबको समान मिलना चाहिए। नहीं बराबर। लेकिन ये मनुस्मृति थोड़े ऐसे ना कहते हैं संविधान की जैसे मनुस्मृति नहीं कहती ना। मनुस्मृति कुछ अलग कहती है कि औरतों ने ये करना चाहिए, आपको समरसता रखनी चाहिए। मेरे को तो कभी कभी समझ में नहीं आया कि समरसता ये शब्द कहाँ से आता है। ये बिल्कुल आरएसएस के सोच से आता है। तो मेरा कंसर्न ही वही है जी जी कि हमारे, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि संविधान खतरे में है क्या, देखिए बीजेपी के कितने नेताओं ने कहा है और बीजेपी के नजदीक लोगों ने कितने लोगों ने कहा, आप एनालिसिस कीजिए। जी जी जी। चाहे वो अरुण शौरी जी रहे, चाहे वो अनुपम खेर जी रहे, चाहे वो पिछले कई मंत्री रहे, और जैसा मैंने अभी कहा कि देश के पंतप्रधान के आर्थिक सलाहकार मसूदा के वो रहे। हाँ। इनकी हिम्मत कैसे होती है? जब देश के संविधान के बारे में बात करने से पहले उन्हें 10 बार सोचना चाहिए। अभी तो ज्यादा दिन तो नहीं हुआ ना स्टेटमेंट करके उनको। उन्होंने बोला 50 साल हो गए, अभी नया 50 साल के बाद संविधान बदलना चाहिए, नवीन संविधान लाना चाहिए। इतना बड़ा ज्ञान उनको कहाँ से प्राप्त होता है? जी जी। और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेरा सवाल ये है। बराबर। तो आप कहीं ना कहीं इस देश के संविधान के प्रति आपकी भूमिका सेकेंडरी है, आपकी भूमिका आरएसएस के प्रति प्राथमिकता आपकी ज्यादा है। जी जी। आपकी ये तो दुनिया देख रही है। आप, जैसे मैंने कहा कि आप बाहर जाते हैं तो देश के संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब देश में संविधान की बात करने की बारी आती है तो आप वहां पे चुप्पी साध देते हैं। आप वहां पे तो कुछ बोलते ही नहीं हो। जब आपके खासदार, जब आपके आमदार एक एक स्टेटमेंट करते, आप तो कुछ उनको रोकने का भी काम नहीं करते। बराबर। हाँ? बराबर। जो महिलाएं पदक लेके आती है, राष्ट्र का सम्मान होती है, वो एक आदमी के बारे में इतना बात करी, आपने तो उनको निकाला ही नहीं। बराबर है। बराबर है ना, वो संवैधानिक अधिकार था उन महिलाओं का। बाबा साहब ने, अगर एक विधेयक नहीं मंजूर हुआ तो बाबा साहब ने राजीनामा दिया महिलाओं के सम्मान में। बराबर है, सही बात है। सही बात है ना, हिंदू गढ़बल की बात कर रही हूँ। तो आपने क्यों नहीं किया उनको निकाल के बाहर? नहीं किया ना आपने। नहीं किया। आप कभी भी किसी चीज के ऊपर बात नहीं करते। आप सिर्फ, मुझे जो लगता है, इलेक्शन आता है, पॉलिटिकल रैली ऑर्गेनाइज करते, आप पत्रकार परिषद नहीं लेते, आप लोगों से नहीं मिलते, आप इलेक्शन रैलियों में जाते हो, आप भाषण करते हो, आपका एजेंडा तय होता है, चैनल वाले पूरा दिन एजेंडा वही चलाता है और उसी के हिसाब से राज्य चलता है। तो ये लोकशाही कहाँ हुई बताओ? लोकशाही का मूल्य देखिए, ये देश का संविधान का आत्मा क्या है? लोकशाही, लोकशाही लोग। आप मन की बात करने में बिजी है, आप लोगों की बात तो सुन ही नहीं रहे। जी जी। आपको मालूम है कि बच्चों को 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली? आपको मालूम है? उनको मालूम है क्या मालूम करना चाहिए? आपको मालूम है क्या कि आप जो एक परंपरा कर रहे हैं इस देश के इतिहास में? देखो, कांग्रेस भी बोलते हैं 70 साल थी, 70 साल थी। कितने हमने राज्य तोड़े ऐसे, जैसे आज महाराष्ट्र की परिस्थिति है। जी जी जी। क्यों तोड़ा आपने महाराष्ट्र का राज्य? बराबर है। आप कल तक बीजेपी को ना, बीजेपी वाले, मेरे को याद है, ये मंत्री ऐसे, वो मंत्री ऐसे, आज तो आपके मंत्रिमंडल में बराबर है। हाँ, दादा आपके मंत्रिमंडल में आए, हसन मुश्रीफ मंडल में आए, छगन भुजबल मंत्रिमंडल में आपके, तो क्या हो गया? अभी अब्दुल सत्तार जी आए एकनाथ शिंदे जी के साथ। अच्छा, एकनाथ शिंदे जी, 4 मंत्री का नाम लूंगी मैं। जी जी जी, बराबर तो आपके पास आ गए तो क्या हो गए? वो एकदम साफ सुथरे। सही बात है। हाँ ना, बराबर। ताई, बार्टी के माध्यम से जो छात्र जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए, उसकी स्कॉलरशिप बंद की गई है, क्या कहेगी इस बारे में आप? अरे बाबा, बार्टी का स्कॉलरशिप छोड़िए, मेरे पास कल वो इसके बच्चे आए थे, किसके, महाज्योति के। जी जी। उन्होंने कहा कि हमने जिन्होंने पीजी के लिए फॉर्म भरा, हमको स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, उसमें से हमको सिर्फ पहले तो 50 थे, अभी 200 कर दिए, क्योंकि महाज्योति, बार्टी और सारथी, इसको 200-200 का किया। जी जी जी। मेरा कहना यह है कि बाबा साहब ने कहा था हमको आप पढ़ाइए, हम अपना घर, अपनी रोटी कमा लेंगे। जी जी जी। बाबा साहब की सब लड़ाई जो शुरू होती है, आप देखो, विदाउट एक बूंद खून गिरा है। हाँ। अगर बाबा साहब ने क्रांति लाई, लोगों के मतलब जीवन में सुधार लाया, मानव मुक्ति का बहुत बड़ा संग्राम लड़ा। सही बात है। आज हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, जी जी। ये किसकी देन है?
बाबा साहब की देन है, बराबर। वर्षा गायकवाड़ आज एजुकेशन मिनिस्टर बनती है, किसकी देन है? जी जी जी, बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के पुण्य की वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। जी जी जी, वाह। तो मुझे ये पूरा एहसास है, तो मैं यही से बताना चाहती हूँ सबको कि हमारे बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, अगर मैं पढ़ती नहीं तो शायद क्या होता था, आप सोचिए ना। सही बात, सही बात। अगर मुझे समान अधिकार नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे बैठी भी नहीं होती। बराबर है। तो आज जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आप एक बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो बच्चों के स्कॉलरशिप की, जिसमें आपने बोला कि परदेश में बच्चे जाते हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। अरे जो बच्चे यहाँ है उनके भी 2 साल से पैसे नहीं मिले। 60% और 40% का आप मैचिंग गारंटी नहीं दे रहे हो, क्योंकि हम किसके पास सवाल पूछे? जैसा हमने लास्ट टाइम कैबिनेट में मतलब अधिवेशन में भी सवाल पूछा कि उससे पहले अधिवेशन में संजय राठौड़ जी जवाब देने के लिए आए, इस बार अधिवेशन में शंभूराजे देसाई करने के लिए आए, अधिवेशन के बाद कहते हैं कि हम इसका मीटिंग लगाएंगे। अभी आप बात कर रहे हो मागास वर्गीयों की 5,000 सोसाइटी लगभग महाराष्ट्र में, मुंबई में कुछ है, चेंबूर में जहाँ है ये लोग रहते हैं वहाँ चेंबूर में है, विक्रोली में है, पूना में है, ऐसा महाराष्ट्र में बहुत सोसाइटीज हैं। आज उनकी पॉलिसी के लिए हमने इतना बड़ा सवाल पूछा, जो पॉलिसी के रिजल्ट बना के हमने इतने फॉलोअप करके लाए वो भी लोगों को पसंद नहीं। लोगों का कहना है उसमें भी हमको बदलाव चाहिए। किससे जाके मिले? राज्य के मुख्यमंत्री जी के पास ये खाता है, उनको कितना टाइम है कि बैठ के लोगों से बात करे, लोगों के सवाल समझे? तो सवाल ऐसा है कि आज घरकुल नहीं मिल रहे, रमाई आवास योजना बंद है, बच्चों के पैसे नहीं आ रहे, नौकरियां कंट्राटी पद्धति से आ रही है, तो आपका तो ऑटोमेटिक चल रहा है बराबर से एजेंडा। जी 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 जी, बराबर है। आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ, सही बात है। हाँ। तो सरकारी प्रॉपर्टी को किसी को हाथ में दे रहे प्राइवेट आदमी के। जी 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 जी, रेलवे आपकी नहीं है, बैंकें नहीं है, आपको एयरपोर्ट नहीं है, अभी आपकी सरकारी सब LIC भी जाने को कतार पे खड़ी है, इतने कर्जे में कब डूब जाएगी पता नहीं। तो ऐसे कतार पे हम लोग खड़े हैं। जी 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 जी। तो आप मुझे बताइए हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? सही बात है। तई धारावी से लेकर बाबा साहब ने स्थापित की गई जो सिद्धार्थ महाविद्यालय, यहाँ पर आप प्राध्यापक थी, तो शिक्षा मंत्री बनी। ये जो सफ़र है, ये सफ़र बड़ा ही प्रेरणादायी सफ़र है। तो प्राध्यापिका बोलकर आपका जो कार्यकाल था वो किस तरह से रहा? देखिए, मैं तो जैसा मैंने कहा कि बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी शायद महिला आमदार हूँ या महिला लोक प्रतिनिधि हूँ जिसको 2 बड़े भाई हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं हमारे घर में सिर्फ मेरे को भाई नहीं है, राजनीति का वो नहीं है, मेरा दूसरा भाई राजनीति में भी है, मेरे साथ मुंबई कांग्रेस में पदाधिकारी भी है। जी जी जी। मेरा दूसरा नंबर भाई जो मेरे साथ टिकट भी मांगा था। अच्छा। मैं इसलिए ये बता रही हूँ ना कि सिर्फ बाबा साहब का नाम नहीं लेना चाहिए, बाबा साहब के विचारों पे चलना भी पड़ता है। और वो पुरोगामित्व जो है बाबा साहब ने सिखाया कि इस लड़का और लड़की में भेद नहीं करते हो, दोनों को समान संधि देंगे तो कौन आगे आ सकता है, वो आगे आ जाएगा अपना कर्तृत्व से और नेतृत्व से। मैं अपने पिताजी को और मैं कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे पिताजी जो बाबा साहब के फॉलोअर थे, तथागत के फॉलोअर थे, मेरे पिताजी ने मुझे मौका दिया। जी जी। जबकि मैं और मेरे भाई दोनों हम लोग 2004 में टिकट मांगने के लिए गए थे, लेकिन पार्टी ने निर्णय दिया वर्षा गायकवाड़ को आगे। आपको पता है एक छोटी सी चीज़ को भी देने के लिए लोग सोचते हैं कि भैया लड़की तो पराया धन है, किसी और के घर जाएगी, लड़का अपना है, लड़की क्या कहते जलेबी, लड़का पेड़ा, जो भी आपको पता है दिया, हाँ आगे जाके आके लेके जाना। ऐसे समय में बाबा साहब ने जो हमें सिखाया कि नहीं, समानता होनी चाहिए, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, ये जो सोच हमारे पिताजी की थी, उससे मैं वर्षा गायकवाड़, जिसने आपने कहा एक गरीब फैमिली से आना, एक छोटे स्कूल से पढ़ना, पहले BMC स्कूल फिर छोटे स्कूल से पढ़ना, वहाँ से लेके एजुकेशन लेके सिद्धार्थ कॉलेज तक पढ़ाना। जी जी। लगभग मैंने 4 साल सिद्धार्थ कॉलेज में, 5 साल सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाया, और उसके बाद उसी में पढ़ाते वक्त मैंने उसके साथ बाद में मेरा खुद का भी कॉलेज शुरू किया और मैं उसमें बाद में MLA बन गई। तात्पर्य मेरा कहने का ये है, मैं एक ऐसा उदाहरण हूँ, मैं ऐसा उदाहरण चाहती हूँ लोग मुझे देखे कि एक सर्वसामान्य कुटुंब से आके, क्योंकि मेरे पिताजी पहले रेलवे में काम करते थे। अच्छा। उससे पहले गांव में वो रास्ते का सड़क में डांबर डालने का काम करते थे। उस वहां से लेके संसद, तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि मैं जब संसद में बैठता हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है कि यही संसद में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का रखने का काम किया, उस संसद तक मैं पहुंच पाया, यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ये सब हम जो जितने बने, जैसे आपने कहा कि प्राध्यापक से लेके आप शिक्षा मंत्री तक बनना, ये जो प्रवास है ना, ये यही प्रवास है, कहता है कि कोई भी आदमी अगर मेहनत करे, इच्छा शक्ति रखे और अपने प्रामाणिक अपने विचारों के साथ रखे। देखिए मैं जी जी जी, आज भी आप देखोगे कि मैं विधानसभा में अपने विचार प्रामाणिकता से रखती हूँ। बराबर है। आज मुझे मालूम है कि कहीं ईडी का डर है, कहीं CBI का डर है, कभी इनकम टैक्स का डर है, सरकारी यंत्रणाओं को तो ऐसा हो गया विरोधी पक्ष को कैसे इस्तेमाल करने का सबको मालूम पड़ गया है विरोधी पक्ष के ऊपर, फिर भी हम डरते नहीं है।
हम अडानी के ऊपर बोलते हैं, हम मोदी जी के ऊपर बोलते हैं, हम एकनाथ शिंदे जी के ऊपर बोलते हैं, हम देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है क्योंकि हम देश के संविधान को मानते हैं, हम लोकशाही को मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी। सच बोलना बाबा साहब ने हमें सिखाया है। बराबर है। हाँ, और हम जैसा मैंने कहा कि कहीं कहाँ से आके कहाँ तक चले गए। तो कल एक बाबा साहब ने कहा था कि ये गाड़ा आगे लेके जाना है, इस गाड़े को पीछे नहीं लेके आने देना। बराबर है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगी कि सामाजिक गाड़ा हो चाहे राजकीय गाड़ा हो, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आगे का रास्ता रखना, अच्छा आगे लेके बढ़ने का काम हमारे को। जी ताई, शिक्षा मंत्री जब बनी थी आप, तब कोविड का जमाना था, यानी कोविड था जब, तब बहुत ही आपने अच्छा तरह से इस राज्य को न्याय देने का काम किया है। तो कोविड के बारे में मंत्री बनने के बाद कोविड आया था, बराबर है, तो इस कार्यकाल में आपका काम कैसा रहा मंत्री बोलकर? नहीं, मैंने तो कोशिश किया कि जो बाबा साहब ने तथागत ने सिखाया उसी विचारों पे चल के शिक्षा मंत्री बन के काम करूं। मुझे याद है कि कोविड में जब बोला था कि थालियां बजाओ, दिए लगाओ, तो मेरा एक वीडियो आया था, आपने देखा होगा, मैं शिक्षा मंत्री करके मैंने वीडियो डाला था, तब मैं कोविड के में काम कर रही थी। और मैंने लोगों को कहा था कि इस देश के संविधान ने अगर हमें मूलभूत अधिकार दिए हैं तो कुछ मूलभूत कर्तव्य भी बोले हैं। उस कर्तव्य में सबसे पहला कर्तव्य अगर हमें कुछ बोला है तो क्रिटिकल थिंकिंग करना और साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर लाना। तो हम जब एक देश के प्राइम मिनिस्टर करके कह रहे हैं कि तालियां बजाओ, दिए लगाओ, इससे कोविड खत्म होगा, तो इसके ऊपर आप लोग को सोचना पड़ेगा। कोई आदमी सड़क पे रह के देख रहा है तो हम उसके साथ सड़क में रह के खड़ा नहीं दे सकते, हमको अपने अंदर जिज्ञासा उत्ती लानी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं ना, तालियां बजाओ और दिए लगाओ, इससे कोविड नहीं खत्म होगा। कोविड के लिए आपको वैक्सीनेशन ही करना पड़ेगा, या तो फिर आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सही बात है, सही बात। ये जो है ना, ये मैं शिक्षा मंत्री उस जमाने में थी, मैंने यही स्टेटमेंट दिया था। क्योंकि कैसा है, अगर हम संविधान मानते हैं और अगर हम सच में आगे की पीढ़ी को लेके जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को क्या हो गया है, दुर्भाग्यवश ये जो विचारधारा है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि घर में माहौल ऐसा होना, घर में किताबों का आना, किताबों के माध्यम से चर्चा होना। पहले मुझे याद है कि पहले व्याख्यान माला हमारे पिताजी करते थे, बड़े बड़े वक्ता आते थे, वक्ता आके वहाँ पे बताते थे कि एग्जैक्ट क्या है। जैसे मैंने श्याम मानव जी का सुना था, हरि नरके जी का सुना था, बड़े बड़े नेताओं, मतलब अच्छे अच्छे विचारवंतों का उस समय सुना था। संभाजी भगत जी का हमारे यहाँ पे जलसा होता था। तो इससे क्या होता है ना, आपको बचपन से मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या बताया जा रहा है और क्या सोच और किसके पीछे क्या सोचना चाहिए। आजकल क्या हो गया, मोबाइल आ गया है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बड़ों के हाथ में मोबाइल है, और इसके ऊपर व्हाट्सएप रहे, इसमें सब सारी इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन आपको भी पता है वो सब बहुत सारी चीजें तो आरएसएस के फैक्टर से भी आती है। बराबर। तो हम पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि तथागत क्या कहते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब कहते हैं, और आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गोलवलकर गुरु जी क्या कहते हैं। बराबर, सही बात, सही बात। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको मालूम कैसा होगा। तो ये चीजें हमको आज की पीढ़ी में कल्टीवेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की पीढ़ी को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक मिसलीड करने का काम भी कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसे समय में जैसे विचारवंत लोगों का काम है, जैसे समाज के बड़े बुजुर्ग लोग का काम है, जैसे नेताओं का काम है कि समाज को सही दिशा में लेके जाए। बाबा साहब के विचारों की दिशा क्या थी, समाज की दिशा क्या होनी चाहिए और देश की दिशा क्या होनी चाहिए। ये देश हमारा है और इस देश को हमें आगे लेके जाना। ये मेरा यही मेरा सबको हाथ जोड़ के कहना है कि ये देश को पीछे मत लेके जाइए। ये बहुत मेहनत से यहाँ तक आया। एक जमाने में इस देश में मेरा मतलब हमारे घर में कहते थे कि गेहूं भी बाहर से आता है, और लाल गेहूं रहता है जो अमेरिका में लोग खाते नहीं है, जानवर को देते, वो हमारे देश में आता है, वहां पे हमारे लोग खाते थे उस जमाने का गेहूं। और आज हम इतने सबल हो गए कि हमारे यहाँ पे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, परमाणु, इसरो, हम इतने बड़े हो गए। तो उसको आगे लेके जाइए, ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कीजिए, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए। बच्चों में मैंने शुरू कर दिया था कि संविधान के ऊपर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनकी संवैधानिक मूल्य क्या है। बचपन से सिखाना चाहिए कि संवैधानिक मूल्य क्या है। बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए कि महाराष्ट्र कैसा बना है। महाराष्ट्र ये पुरोगामी महाराष्ट्र और प्रगत महाराष्ट्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा राव महाराज पैदा हुए, जिन्होंने सबके लिए वसति गृह निकाले, सब समुदाय के लिए, सब समुदाय के लिए जो है वो पढ़ने का सुविधा उपलब्ध किया और आरक्षण की पहली शुरुआत की। तो यहाँ जाति धर्म बात कहाँ था। सही बात है। हाँ, ये महाराष्ट्र है, संत गाडगे महाराज का महाराष्ट्र है। क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये जात धर्म में कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यवश, अगर केंद्र में सरकार है ना, जाइए, आपने 2 दिन का सेशन बुलाया, अभी सेशन चालू है, ओबीसी और मराठा का मुद्दा खत्म कीजिए। सही बात। देखिए, हम सब महाराष्ट्र में मना है ना, महाराष्ट्र वो हम सबकी वजह से बना है।
लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक सामाजिक सलोखा दूर करने का काम चल रहा है, जाति धर्म को बढ़ाने का काम चल रहा है। इसको रोकना होगा क्योंकि महाराष्ट्र की ये परंपरा नहीं रही है और ये महाराष्ट्र को शोभा देता नहीं है। जी जी, ताई आरक्षण की बात अब यहाँ पे निकली है तो हर जाति के लोग आरक्षण मांग रहे हैं, तो ऐसे हालात में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा ना कि आपको सॉल्व करना है कि आपको हमारे मराठी में कहावत है, भिस्त गोंगडं ठेवलं की छोटी वास सुटणार। हाँ हाँ जी, आप समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब अगर आप पानी में बहुत समझा। दिन तक कोई चीज रखोगे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। उसको आपको सॉल्व करना है कि क्या करना है, जी, सॉल्व जी, करना जी, है ना, जी, जी। बैठ के सॉल्व कर दीजिए। सही बात है। हाँ, वाह, आपको सॉल्व नहीं करना है। आपने संसद में चंद्रयान के लिए आपने उस दिन लिया, जी जी जी, हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल लिया ना संसद में, बिल्कुल, आपने बोला। बिल्कुल, हाँ। तो आप मेरा बोलना यह है कि जब आप संसद में जाके किसी चीज का क्रेडिट लेते हैं तो किसी चीज के लिए गलती भी एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ, कि मैं मणिपुर में नहीं जा पाया, मैं वो मेडल लिए हुए लड़कियों को न्याय नहीं दे पाया, मैं बेरोजगारी कम नहीं कर पाया, नहीं होता है ना इस देश में। बराबर। हाँ, जहाँ सोइस्कर होता है वहां पे बात होती है। जब अडानी की बात निकलती है, मैंने देखा 31 में जब उन्होंने कहा कि ये पैसा जो अडानी के बैंक में आ रहा है वो कोई चाइना और कोई एक आदमी के बैंक से थ्रू आ रहा है, तो ये देश के लिए थ्रेटन नहीं है क्या? फिर जैसे चर्चा शुरू कर दी अडानी जी के बारे में तो वन नेशन वन इलेक्शन। सही बात, सही बात। अब कहाँ गया वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा? तो मेरा बोला, अगर आप कोई अडानी के टॉपिक निकाल दीजिए, उस दिन कुछ ना कुछ शाहरुख खान का आ जाएगा। अच्छा, कि ऐसा कपड़ा क्यों पहना, वैसा कपड़ा, तो हम उसी में क्यों उलझ के रहे? आप बेरोजगारी में, मैं बोल रही हूँ मूलभूत चीजों के ऊपर बात करो। जी 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 जी, बराबर। देश के संविधान को संभालो, देश के भविष्य, हमारे संपत्ति, हमारे बच्चे, उनको संभालो, उनको अच्छी शिक्षा दो। जी जी अब जी, आप बोल रहे कि एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आपकी एनएपीआई है। अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी को बता रही थी कि हमारे इधर अभी लोढ़ा जी उतर गए हैं। अच्छा, स्कूल जी, में। जी। अगर ऐसा ही स्कूल कॉम्प्लेक्स आपको चाहिए तो फिर हम गरीब आदमी कहाँ बच्चा पढ़े? भाई साहब, हम कहाँ से पढ़ के आए, हमको पूछिए। जी जी, तो हमारे जैसे लोग जो गरीबी से पढ़ के यहाँ तक आए, आप इतना डिस्पैरिटी करोगे तो कैसे चलेगा? सही बात है। ताई, शिक्षा मंत्री बनने से पहले और बनने के बाद महिलाओं के लिए और बहुजन समाज के लिए आपका कार्य किस तरह से रहा है? देखिए, जब से शिक्षा मंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ, हम अपना वापस काम शुरू किए। हम जहाँ जहाँ जाते, जैसे अभी हमारा 9 तारीख को वापस एक महिलाओं का सम्मेलन है, हम यही कोशिश करें कि महिलाओं को सामाजिक आर्थिक तौर पे कैसे हम लोग आगे लेके आए। अच्छा, महिलाओं को इस बात का एहसास दिलाया कि वो राजनीति में सिर्फ पैसिव नहीं है, वो राजनीति के एक एक्टिव मेंबर है। जी जी, क्योंकि उनकी ताकत 50% है और उन्होंने राजनीति में भी भाग लेना होगा, क्योंकि राजनीति से हम ये नहीं, और मैंने देखा है खुद कि अगर एक महिला घर की कहती है ना अपने पति को या अपने घर वालों को कि आपको वोट देना है, तो लोग उसका सुनते हैं। जी जी, बराबर। तो कहीं ना कहीं हमें एक क्रांति करनी पड़ेगी। भैया, आपको तो वादा किया था कि हम जो है वो 15 लाख देंगे, आपको तो वादा किया था हम महंगाई कम करेंगे, आपको तो वादा किया था महिला सुरक्षा की बात करेंगे, हो कहाँ रहे हैं महिलाओं के साथ? सही बात है। तो हमें तो महिलाओं को जागरूक तो करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो हम महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आर्थिक हमने बहुत सारी महिलाओं को बचत गट कैसे बनाना, वो तो मेरे पहले से काम चालू है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों के साथ साथ अभी महिलाओं को थोड़ा पॉलिटिकल भी बताना पड़ेगा कि आज की राजनीति की जरूरत ये हो गई कि महिला भी पॉलिटिक्स में आए। देखिए, कांग्रेस ने ही महिलाओं को 33% आरक्षण लाया, राजीव जी ने, फिर 50% आरक्षण लाया। अभी इंदिरा गांधी के बाद मुझे लगता है कि सोनिया जी के बाद प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन के माध्यम से 40% सीट महिलाओं को दी। बराबर, सही बात है। अभी ये जो महिला का विधेयक आया, ये कब शुरू होगा पता भी नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर उसके बाद महिला आरक्षण आएगा। तो ये तो मतलब ऐसा हो गया कि 29 तक आप ही है। जी जी जी, तो ऐसा नहीं है ना। बराबर बराबर। इतना देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, जी जी, पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत घातक होता है। जी जी, तो ये सब चीजें देश के, मुझे ऐसा लगता है कि सोचने वाली चीजें हैं। जी, हम अगर सरकार में आते हैं तो हम तो महिला विधेयक ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका तो महिला विधेयक ऑलरेडी है, राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में आपके पास मेजोरिटी, पारित कर दीजिए और इस साल से शुरू कर दीजिए 24 से। जी, आप अगर महिलाओं को न्याय, लेकिन महिलाओं के प्रति उनकी भूमिका क्या है आपको मालूम है? मनुस्मृति में ही महिलाओं की भूमिका दिखती है। जी 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 जी, और महिला जहाँ मनुस्मृति की इतनी प्रिंटिंग नहीं शुरू हुई है, जहाँ पे मनुस्मृति का इतना गवगवा चल रहा है, ऐसे समय में क्या आप बोलें? ताई, अब देश में ऐसी भी चर्चा है कि इस देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश चल रही है, उसकी चर्चा चल रही है। तो एक अभ्यासक बोलकर आप क्या कहेंगे? ये चर्चा कौन चलाता है? आरएसएस के लोग। अच्छा, और कौन चलाता है ये चर्चा? ये कौन, उनकी तरफ से बोलने वाले लोग चलाते हैं, या आजकल नए बाबा हो गए, बाबा अलग अलग अभी आ गए ना, नए बाबा आ गए, बाबा बहुत सारे आ गए, वो चलाते हैं। सही बात है। मेरा उनसे एक ही कहना है, हाँ, क्या वो देश के संविधान को मानते हैं? उसका जवाब वो पहले दें। दूसरा मेरा उनसे एक सवाल है कि मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा कि देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने
शपथ किसके लिए? देश के संविधान की। इस मामले में वो क्यों नहीं आके स्पष्ट भूमिका करते हैं? जी जी, उनकी भूमिकाएं वक्त और हालात के अनुसार बदलती रहती है। जैसे मैंने कहा कि वो पूरा टाइम शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, एक्सेप्ट इलेक्शन के कैंपेन में आते हैं, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसी भाषण करके निकल जाते हैं। जी जी जी, ये जो बात कह रहे हैं ना, हाँ। वो देखिए ऐसा है ना कि इस देश को संविधान मिला है, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 17 दिन अथक मेहनत करके देश का संविधान बनाया। जी, जी। इस देश के संविधान में इतनी अच्छी है, बाबा साहब ने कहा था जिसको मैं संविधान दे रहा हूँ वो हाथों के ऊपर नहीं, संविधान कैसे चलेगा ये डिपेंड है। हाँ, बराबर, इतना भी बाबा साहब ने कहा था, मतलब आप सोचिए बाबा साहब ये अच्छे से पहले से जानते थे। सही बात है, सही बात है कि कैसे भी लोग आ सकते हैं। देखिए आप, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमसे पहले एक दिन स्वतंत्र हुआ पाकिस्तान में, जी जी जी, आर्मी राज हुआ, अपने यहाँ पे नहीं हुआ, अपने यहाँ पे लोकशाही का राज रहा, लोगों का जो चुने हुए नुमाइंदे उनका राज रहा। अगर सरकार हारती है, सरकार जीतती है, लेकिन सरकार लोगों के बनाए हुए नुमाइंदे की रहती है। जी जी, तो ये जो है ना, ये देश का परंपरा रही है, ये देश के संविधान की ताकत रही है। जी जी, हम अमेरिका में गए, हमने वहां पे भी संविधान के ऊपर भाषण करते हुए कहा कि हमारा देश एक ऐसा देश है, आपके यहाँ पे तो अभी तक महिला राष्ट्रपति नहीं हो पाई, हमारे यहाँ पे तो अभी दूसरी महिला राष्ट्रपति हो पाई। जी जी, पहले प्रतिभा ताई बनी, अब द्रौपदी मुर्मू जी है, लेकिन उनकी भी तो आप आदर करिए। सही बात है, वो महामहिम राष्ट्रपति है, महिला है, आप उनको राष्ट्रपति भवन से आप उनको बुलाते नहीं है जब आपका संसद भवन होता है। उनके हाथों से उद्घाटन होना चाहिए था संसद भवन का, लेकिन आप उनको बुलाते नहीं है। आप उनको जो पोस्ट पे वो बैठी है, आप कहीं ना कहीं उनको बाहर खड़ा रहते हैं जब मंदिर में। ये सब क्या है देश में? जी 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 जी, बराबर है। हाँ, ये देश का संविधान, इसलिए मैंने कहा इस देश का संविधान मजबूत है, इसलिए वो महिला वहां पे बैठी है जी जी, और वो आदिवासी समाज की बेटी है। ये हमें गर्व है, हमें महिला करके हमारे को महिला है बैठी है, उनको हमें बहुत अभिमान है। पर उस महिला का आप सम्मान भी रखना चाहिए, बराबर, क्योंकि आपकी मानसिकता मनुवादी है, आपकी मानसिकता जातिवादी है, इसीलिए आप उनको वैसे नजर से देखते हैं। लेकिन हमारे लिए वो महामहिम राष्ट्रपति है, ऊपर के 1 नंबर के पद। देखिए हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी के राष्ट्रपति बन पाए, देश के प्राइम मिनिस्टर बन पाए। तो मेरा बोलना ये है अंततः, इस देश के संविधान की वजह से हर किसी को मौका मिला। जी, वो खुद को बोलते हैं ना कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये काम करता था। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जी 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 जी, ये तो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन से बच्चों को पढ़ाते 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 यहाँ तक आई। तो काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सही बात है। काम का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसको सम्मान के साथ, जैसा मैंने कहा कि आप जहाँ तक पहुंचे, जी जी, वो भी देश के संविधान की वजह से पहुंचे। आज देश के प्राइम मिनिस्टर भी आप बने, देश के संविधान की वजह से बने। देवेंद्र फडणवीस जो होम मिनिस्टर बने, वो भी संविधान की वजह से। जी जी, पर नागपुर में जब घटना होती है, या अभी हम ललित पाटिल की घटना देखते तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्या है चल रहा है। सही बात। तो जो भी आदमी आज यहाँ पे बैठा है, वो संविधान की वजह से बैठा है। तो कहीं भी कोई कहने से या कुछ कहने, ये तो मैंने आपको पहले भी थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके कहा, ये तो आरएसएस की टिचकी होती है, इसके ऊपर रिएक्शन क्या आती है देखते। अच्छा, लेकिन मैं जैसा कहा कि हम सबको अभी एक समझना पड़ेगा कि हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सबको इस बार समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई संविधान, लोकशाही और देश के खिलाफ चल रही है। जी जी, ऐसे समय में हमको क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज देखो, हम देखते हैं जब जाते हैं रास्ते में वगैरह, हम देखते हैं कि इतना अंदर से एकदम निगेटिविटी फैलाने का काम हो रहा है। राजनीति तो ये सब नहीं थी। जी जी जी, मैं तो बाबा साहब के हिसाब से राजनीति में आई थी विचार लेके। आप मेरा 2004 का भाषण देखिए, आज का भाषण देखिए। बाबा साहब ने कहा था कि समाजकरण राजकारण एक ही नाणे के 2 पहलू है। बराबर, सही बात। लेकिन दुर्भाग्यवश आज राजकारण इतना गंदा हो गया कि आज देखिए हम लोक प्रतिनिधि है। अब लोग पूछते हैं, अभी कुछ देखती हूँ मैं, कल ये पार्टी में, कल वो पार्टी में। ये सब क्या है? राजकारण विचारधारा है, राजकारण ये नहीं है। एक दिन में आपकी विचारधारा कैसे बदल सकती है? सही बात है। हाँ, ऐसा क्या होता है एक दिन में आपके? और पहले तो ऐसा था कि पार्टी के प्रति लॉयल्टी, अरे टिकट मिले नहीं मिले, मंत्री पद मिले नहीं मिले। मेरे पिताजी मंत्री थे, टिकट काटा 95 में, तो मेरे पिताजी ने पार्टी नहीं छोड़ी, मुझे टिकट नहीं मिला। बराबर बराबर, सही बात है। कभी एक जमाने में मंत्री पद भी नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब, राजनीति का मतलब सिर्फ स्वार्थ हो गया, राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ताकरण हो गया, राजग्रह हो गया कि राज मिले तो ही मैं हूं। अरे हमको बाबा साहब का आदर्श लेना पड़ेगा कि राजगृह का मतलब किताबों के लिए घर बनाने वाला आदमी है, बरोबर, सही बात। विचारों के लिए घर बनाने वाला आदमी है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि सत्ता के लिए लोग जा रहे हैं। सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये विचार अभी हमको, मैं इसलिए इतना स्पष्ट बोल रही हूँ क्योंकि आज हमको ये विचार लोगों तक लेके जाने पड़ेंगे कि हमें बाबा साहब का सच में अगर है तो बाबा साहब का राजगृह हमारा घर है। जी 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 जी, अगर हमें बाबा साहब के लिए सच है तो उनकी चैत्य भूमि के ऊपर जाके हम कोटि कोटि शतशः अभिवादन करेंगे। जी जी जी, क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने संघर्षपूर्ण वातावरण में एक लड़के उद्धार किया है।
सिर्फ समाज का उद्धार नहीं किया है। मैं बाबा साहब को सिर्फ समाज तक लिमिटेड रखना भी नहीं चाहती, देश का उद्धार किया जी है। जी जी, बराबर, सही बात है। और देश का उद्धार इसलिए किया है क्योंकि देश में आज जो क्रांति हो रही, आज देश में जो लोकशाही टिकी है वो सिर्फ संविधान की वजह से टिकी है। बराबर, सही। वरना कुछ लोग इसको सिर्फ सत्ता तक लेके जाएंगे। जी 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 जी, ये सत्ताकरण बंद होना चाहिए, ये लोकशाही टिकनी चाहिए और इस देश का संविधान टिकना चाहिए। यही मैं महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी को, जिनको हम प्रज्ञा सूर्य कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं, उनको मैं कोटि कोटि अभिवादन करना चाहूंगी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब को संविधान को जो है वो समृद्ध रखना पड़ेगा और आगे जाके लेके जाके अच्छे हाथों में देना पड़ेगा। तो आने वाला जो समय है 2024, ये देश के लिए और खास करके महाराष्ट्र के लिए कैसा होगा? महाराष्ट्र मुझे लगता है काफ़ी सक्षम है। क्यों मैं कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिकली महाराष्ट्र में बाबा साहब ने बहुत प्रबोधन किया है, महात्मा फुले जी ने बहुत प्रबोधन किया है। महाराष्ट्र को इनका टच गया है, मतलब समझ रहे हैं आप? वो वहाँ रह चुके हैं, महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें देखा है, महाराष्ट्र की जनता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा है। महाराष्ट्र की जनता जानती छत्रपति शिवाजी महाराज रहते के राजा थे, उनके साथ जीवा महाले था, तो उनके साथ जो थे ना उनकी लड़ाई कोई जात धर्म की लड़ाई नहीं थी। सही बात। हाँ, वहां पे उनके साथ कौन था? अफजल के साथ मालूम, अफजल खान के साथ, वो भी लोगों को पता है। हाँ, इतिहास सब लोग जानते हैं। सही बात। खरा शिवाजी कौन होता? ये जो पुस्तक है गोविंद पानसरे जी की, कॉमरेड गोविंद पानसरे जी की, वो इतिहास हम जानते हैं। उसमें उन्होंने पूरा इतिहास लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे और उनके साथ कौन कौन लोग थे, कौन कौन समुदाय थे, तो वो रहते के राजा थे। सही बात। ठीक है, हमने नरेंद्र दाभोलकर जी को भी नजदीक से देखा है। हमने समाज में सुधारक रहे, चाहे संत तुकाराम, अभी संत तुकाराम महाराज की एक को बाबा को याद आई, जाके माफी बिफी मांगी। बोलने से पहले सोचना चाहिए था। जी जी जी, पहले तो हमारे को एक परंपरा रही है। अच्छा। हाँ, संत चोखा महाराज रहे, संत तुकाराम महाराज रहे, संत ज्ञानेश्वर रहे, संत नाम, ऐसे परंपरा रही है। और हमारे वारकरी समुदाय की परंपरा है। हम जहाँ पे आपके भी पैर पड़ेंगे, आप हमारे भी पैर पड़ेंगे, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के सामने झुकना, ये वारकरी संप्रदाय की परंपरा है। सत्य बोलना, ये वारकरी संप्रदाय की परंपरा है। ये महाराष्ट्र की परंपरा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपने जो बोला ना महाराष्ट्र का क्या रहेगा, महाराष्ट्र बहुत प्रबोधन किया हुआ है और बाबा साहब ने समाज को बहुत प्रबोधन किया है। मैं देखा जब भी कोई ऐसी मोमेंट होती है ना, समाज सामने आके बोलता है। जी जी, मैं ये अपेक्षा करती हूँ 4 राज्यों का निकाल कुछ भी हो, महाराष्ट्र का निकाल अलग आएगा। जी जी, क्योंकि जनता को ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो सीटें हारी है वो 1-2% के वोट से हारी है। हम जो सोचते हैं कि हमारे वोट से जाके क्या होने वाला है, ये ऐसा नहीं है। आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक वोट जाके आपको करना पड़ेगा। और देखिए, इससे हमें, आप जो सबको चिंता हो गई कि ये हो गया तो इससे क्या होगा, देखिए हम और मेहनत करेंगे। जी। हम लोगों तक जाएंगे, हम लोगों को समझाएंगे कि आपका वोट यहाँ वहाँ मत डालिए। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि कुछ 1000 वोटों में कितनी सारी सीटें हार जाती हैं, लेकिन वो 1000 वोट कहीं और जाता है जिससे नुकसान होता है और दूसरी पार्टी आ जाती है जो हमारे विचारों के अगेंस्ट विचारों की पार्टी होती है, जो हमको खत्म करने के लिए बनी हुई पार्टी होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा वोट, बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार दिया, बराबर है ना? सबका वोट एक, सबकी कीमत भी एक, राइट। ऐसा नहीं ना कि अडानी का वोट अलग है और आपका वोट अलग है। जी जी, बराबर है। भले ही देश में उनका, देश के प्राइम मिनिस्टर के सामने अलग होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने तो आप समान है ना, समान है। तो फिर सही बात है। तो हमको इस बात का जानिव रखना पड़ेगा और आने वाले दिनों में इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जी जी जी, तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है जो आप कह रहे हैं। मुझे 2024 बहुत उज्जवल लगता है। लोग बहुत समझदार है। जी जी जी, लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा एक ही है, सब पार्टी में से लोग जी 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 यहाँ होते हैं तो बहुत हसन मुशर्रफ साहब ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, मुजबर साहब ऐसे हैं, साथ में आते हैं तो सब शांत हो गए। कहाँ है भाई साहब ईडी, कहाँ है भाई साहब? सही बात, सही बात। तो ये मेरा सवाल है ना, तो लोगों को ही समझना पड़ेगा और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इनका एजेंडा क्या चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि उनको अगर सॉल्व करना है, संसद उनके पास है, लोकशाही मतलब केंद्र सरकार के पास उनकी पूरी मेजोरिटी है, सॉल्व करे ओबीसी मराठा का प्रॉब्लम। जी जी, हम तो उनके सपोर्ट में आएंगे, करिए ना सॉल्व। आप अधिवेशन उनके लिए बुला सकते हैं तो इसके लिए भी बुला लीजिए। अभी तो अधिवेशन चालू है, उसमें नया पहला मुद्दा जाके कर दीजिए, तो दूसरा मुद्दा आपका सॉल्व हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ी बात, ये जो लड़ाई है उसमें महाराष्ट्र की जनता समझ गई है कि एकनाथ शिंदे जी वहां पे क्यों गए या दादा क्यों गए, इतना तो जनता भी समझदार है। बराबर। क्यों समझदार है? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि समाज सुधारकों की एजुकेशन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। जी जी जी, बराबर। तो सब समझदार है, क्यों जा रहे हैं सब? जी जी, बराबर। तो मेरा एक ही कहना है कि ऐसे राज्य करना ये सही नहीं है जी, ये लोकशाही के अगेंस्ट है। तो लोकशाही की शुरुआत जहाँ बाबा साहब ने महाराष्ट्र से की है, जहाँ महाराष्ट्र के
चले हैं। जी जी हम जिसको कहते हैं कि हम बाबा साहब अभी जहाँ पे इतनी क्रांति करके गए, महात्मा फुले जी क्रांति होती, सावित्रीबाई फुले जी ने इतनी क्रांति की है, राजर्षि शाहू महाराज ने क्रांति की है, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर ने क्रांति की है, ये सब लोगों ने लोगों के लिए राज किया। जी 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 वक्त आया तो जैसा अगर कोई गलत किया तो उसके साथ अपना घर का होने के बाद भी शिक्षा करने की काम किया। तो ये महाराष्ट्र की परंपरा है। इस परंपरा को हम कायम रखें। जी जी ताई, समय की पाबंदी है तो जाते जाते मेरा आखिरी आपसे सवाल ये रहेगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, और खास करके महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूँगी कि प्रज्ञासूर्य बोधिसत्व महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय इस चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारी ताकत दी है। और मैं हमेशा ही सभी महिलाओं को कहती हूँ कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। दुर्भाग्यवश हम यही सोचते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर सकते, या हमारा यही कार्य क्षेत्र है। एक ज़माने में जो महिलाएं चूल और मूल या घर तक सीमित थी, आज वो महिलाएं आकाश छूने को लगी हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ पे महिलाएं नहीं हैं। अपने कार्यशैली से, अपने नेतृत्व से और अपने विचारों से वो आगे बढ़ी है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि उनको समान संधि मिलना बहुत ज़रूरी है, और उनके पंखों को, उड़ानों को एक जो है ना बड़ा आकाश मिलना ज़रूरी है। जब उनको मिल जाता है तो वो अपनी अपनी भरारी ले ही लेती है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आज ये देश हमारे लोगों ने बनाया है, इस देश को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम महिलाएं हैं, घर बनाती हैं, हम समाज बनाती हैं, हम राष्ट्र को भी बनाती है। कि आगे बढ़ने वाले पॉलिटिशियन से रहे, आर्मी ऑफिसर से रहे, या जो भी क्षेत्र में बच्चे जाते हैं, उनको लोग कहते हैं कि माता पिता ने बनाया, तो माँ का नाम सबसे पहले आता है। तो आप राष्ट्र बनाने वाली महिलाएं हैं। मेरा आपसे लिए एक ही संदेश है, ये राष्ट्र आगे लेके जाना है। आने वाले हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए हम सबको एक साथ मिलकर सोचना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए, बच्चों की बेरोजगारी को छोड़ने के लिए, बच्चों को कैसे हम रोज़गार दें और बच्चों को हम कैसे अच्छी पढ़ाई दें। इस मामले में हम सबको सोचने के साथ साथ हम सक्षमता से आने वाले दिनों में कैसे काम करेंगे, इसके ऊपर भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरा सबसे निवेदन है, बहुत मेहनत से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी जब निकलती थी, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे पत्थर लेके यहाँ पे रोकने का काम कर रहे हैं। मैं जाती है स्कूल में एक साड़ी बदल के दूसरी साड़ी पहन रही हूँ और मैं बच्चियों को पढ़ा रही हूँ। अगर वो ये सब सोचती और अपना वसा रोक देती तो शायद आज वर्षा गायकवाड़ और उनकी जैसी असंख्य लाखों करोड़ों महिला यहाँ पे नहीं आ पाती। उन्होंने अपना वसा कंटिन्यू रखा, संघर्ष कंटिन्यू रखा, और आज महिलाओं को यहाँ तक लाने का काम किया। अगर बाबा साहब समानता महिलाओं के लिए नहीं लाते, लिंग भेद नहीं लाते, तो आज महिलाएं आगे नहीं पहुँच पाती। तो ये संघर्ष उन्होंने किया, हमें भी संघर्ष करना होगा। अनुकूल परिस्थिति में आगे बढ़ना बड़ी डिफ़िकल्ट बात नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति में आगे बढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट बात है। लेकिन अगर आप अपने विचारधारा से सक्षम हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी कि लड़ते रहिएगा, विजय आपकी होगी। तो दर्शकों, ये थी वर्षाताई गायकवाड़, जो महाराष्ट्र राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री थी। अभी तक लॉर्ड बुद्धा टीवी पर उन्होंने महिलाओं के लिए सामाजिक, धार्मिक और राजनीति के बारे में आपसे बातें कही है। उनकी बातें आप ध्यान में लें और उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चले तो भविष्य अपना ही है। इसी बात के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।